और अभी पूरा डेडिकेशन से लग के पूरा अच्छे से मेहनत करके और एक पोस्ट पर आ गए हैं, स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए भगीरथ भैया का पूरा स्ट्रेटेजी। और आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे कि ये अभी इनका सिलेक्शन हो गया है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। तो आज लास्ट दिन है ये मेरे रूम पर, आज इनकी ट्रेन है और ये चले ही जाएंगे। तो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और बाकी भगीरथ भैया आप लोग के साथ पूरा अपना जो ग्रुप डी का इनका एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, और बाकी जो भी इन्होंने आज तक पढ़ा, जैसे जैसे क्या क्या चीज़ फेस की, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भगीरथ भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सुंदर। बाकी सब दोस्त जय हिंद। दोस्तों मेरा नाम है भगीरथ चौधरी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो भगीरथ भैया बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से और अभी ग्रुप डी में हम लोगों के साथ ही ड्यूटी करते थे कंटिन्यू। और इनकी पोस्ट थी ट्रैक मेंटेनर। हालांकि ड्यूटी हम लोगों को गेट पर ही करनी होती है, तो काफ़ी टाइम से ड्यूटी कर रहे थे गेट पे। तो देखिए आज इनका सिलेक्शन हो गया है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे उनके बारे में। तो भैया बताइए कुछ अपना एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में क्लास 10 तक मेरा गांव में एजुकेशन किया। पंचकुली स्कूल मेरा गांव का स्कूल का नाम है, वहाँ से 1 से 10 तक। उसके बाद 11-12 किया। एक हाई स्कूल था, पूना स्कूल, साइंस से है, मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद मेरा एचएस का रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, बहुत घटिया रिजल्ट हुआ। उसके बाद मैं पास कोर्स से, प्योर पास कोर्स से, प्योर साइंस से, बीएससी से, और राज कॉलेज में से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद कंपटीशन फील्ड में मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अभी आपकी एज कितनी हो गई है? अभी मेरा एक्चुअल एज है 21 दिसंबर 1994। तो अभी फिलहाल 28 प्लस मेरा एज हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी 20 एज भैया की मतलब एज हो गई है, मतलब 27-28। और अभी ग्रुप डी में वर्क कर रहे थे, तो कितना टाइम हो गया ग्रुप डी में वर्क करते टाइम? ग्रुप डी मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2018 का, जो ग्रुप डी का फॉर्म निकला था ना, जिसमें सुंदर भाई भी ज्वाइन किया, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें ट्रैक मेंटेनर पोस्ट मिला मुझे। और मेरा नवंबर 7 को 2019 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो इस सब से 3 साल प्लस हो गया मेरा ज्वाइनिंग। तो देखिए अभी 3 साल से 3.5 साल से लगभग ग्रुप डी में वर्क कर रहे थे और अभी पूरा डेडिकेशन से लग के पूरा अच्छे से मेहनत करके और एक पोस्ट पर आ गए हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। तो बाकी बताइए अपना एकेडमिक स्कोर के बारे में कुछ। मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत ही घटिया रहा, बहुत ही घटिया रहा। आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते, तो मैं बोलता हूँ। मेरा माध्यमिक का परसेंटेज था 66 पॉइंट समथिंग, और एचएस में मैं उसके बाद साइंस लिया था। तो मतलब क्या ही बोलूँ, 11 में क्वालिफाई नहीं हुआ, तो स्कूल से मुझे क्वालिफाई करा दिया। उसके बाद जब 12th में, जब फाइनल 12 में जब बैठा एग्ज़ाम देने, उसमें मेरा मैथ में बैक आया। मैथ में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसी के चक्कर में मैथ में दोबारा देना पड़ा एग्ज़ाम। तो वो मेरा ये हिम्मत नहीं था कि दोबारा मैं सब एग्ज़ाम दूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब दे दूँ और फिर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाऊँ। मैं इतना क्रिकेट खेलता था, इतना घूमता था, इतना बैडमिंटन खेलता था, इतना क्राम खेलता था, वो मतलब पढ़ना कुछ भी नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं। तो फिर हिम्मत नहीं हुआ, फिर सिर्फ मैथ दिया। 1 साल पूरा एचएस का मैथ पढ़ा, 1 साल। तो फिर जब मैथ का एग्ज़ाम आया फाइनली, तो मेरा बहुत टेंशन हो रहा था। तो 2213 मेरा स्कोर था 4 सब्जेक्ट में, और मेरे को 87 चाहिए था मैथ में, तो 300 हो जाता, वो फर्स्ट डिवीज़न मिल जाता मुझे। तो मैं प्रिपेयर किया उस हिसाब से, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। फिर जब मैथ्स का एग्ज़ाम आया ना, तो घटिया, एकदम घटिया एग्ज़ाम दे दिया। मतलब हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में मैं मतलब रोने ही वाला था, आंखों में आंसू आ गया, सच बोलूं तो आंखों में आंसू आ गया। तो घटिया एग्ज़ाम हुआ, सीरियसली घटिया एग्ज़ाम हुआ। तो मेरा स्कोर में हिसाब कर रहा था, मेरा स्कोर काउंट करते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम होने के बाद जितना होता है काउंट करते हैं। तो मेरा स्कोर हो रहा था 29 जैसा हो रहा था, 30 में क्वालिफिकेशन है, 29 जैसा हो रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में था रिजल्ट आने के लिए। मुझे एक बार फेल हो गया, मैं गाँव से हूँ, और एक बार फेल हो जाऊँगा ना, तो मेरा वहाँ पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। सीरियस सच में बोल रहा हूँ। तो बहुत टेंशन में था, बस रिजल्ट आने का इंतज़ार था। जिस दिन रिजल्ट आया, तो उस दिन देखा मेरा मैथ्स का स्कोर था 31। थैंक गॉड मैं क्वालिफाई हो गया। और उस दिन जो खुशी मिला ना, मैं सच बोलता हूँ, मैं ग्रुप डी जॉब मिला, एनटीपीसी का जॉब मिला, स्टेशन मास्टर, इतना खुशी नहीं हुआ। वो जो खुशी हुआ था, मैथ्स में 31 मिला। एक्चुअली थैंक गॉड मेरा 29 ही आ रहा था शायद, जो मेरा एग्जामिनर था मैथ पेपर का, तो वो शायद
मुझे क्वालिफाई करवा दिया, नहीं तो मेरा 29 हिसाब से आ रहा था, 31 मिल गया, बहुत खुश था उस दिन। उसके बाद फिर भी मैं चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही खेलता रहा, कूदता रहा, घूमता रहा, खेलता रहा, ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं फर्स्ट ईयर में हमारे वहाँ पर वर्धमान में राज कॉलेज बोल के एक कॉलेज है, उसमें BSc पास कोर्स में एडमिशन लिया। तो मेरा सब्जेक्ट वही था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसमें मैं फिजिक्स में फिर बैक आया, फिजिक्स में 14 था। हाँ, मैं बोलना भूल गया, मैथ्स में 2011 में मेरा मार्क्स था 16, ओनली 16। हाँ, और फिजिक्स में फिर बैक आया, 14 मिला। हाँ, और HS में मेरा बाकी केमिस्ट्री में मार्क्स था 42, फिजिक्स में मार्क्स था वही 42। एक्चुअली 80 में से 24 मिला, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 20 18 मिला। हाँ, तो 24 ही क्वालिफिकेशन मार्क है, वही 24 ही मिला। हाँ, तो मेरा टोटल हुआ था HS में आउट ऑफ 500 248 HS में, मतलब परसेंटेज 50 से नीचे। हाँ, तो एकदम बिलो स्टूडेंट, मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं करता था। फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में यही हालत हुआ। फिर मैं अपना जो गांव में जो 100 डेज वर्क होता है ना, जो स्कीम आया था, तो वही काम कर रहा था, काम करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही चल रहा था मेरा लाइफ। हाँ, तो जब मैं सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट लास्ट में हूँ, मतलब बस 2 महीना बाकी है, तो मैं सडनली, तो मैं ट्यूशन जाता था, मेरा मतलब जो टाउन है वहाँ पर ट्यूशन जाता था। वहाँ पर जब आ रहा हूँ ट्यूशन से लौट के, तो एक भाई से, मेरा गांव के बगल में जो एक गांव है, वो भाई से मुलाकात हुआ मुझे। तो बोल रहा है तुम आओगे, इतना दूर हर रोज़ ट्रैवल कर रहे हो? तो ये भाई ने बोला कि चलो मेस में आ जाओ, मैं एक 2 रूम का है, एक रूम पे 2 कैपेसिटी है, तो वो अकेला रहता था, तो बोला तुम आ जाओ। मैं तो सोच रहा था ठीक है कोई बात नहीं, देखूंगा, बाद में बोल दूंगा क्या है ना है। तो फिर आउट ऑफ सडन ना मैं 100 डेज का काम कर रहा था, थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिला। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, मतलब हाँ, पिताजी काम करते हैं फार्मर में, खेती करता है, तो बहुत ख़राब था। तो थोड़ा बहुत जो 100 डेज का पैसा मिला ना, उसमें मैं चला गया। एक्चुअली मेरे घर से मेरे को बोलने वाला कोई नहीं था। घर में मम्मी पापा कुछ बार कभी तक कुछ नहीं बोला, कुछ रोका भी नहीं, कुछ नहीं किया, जो मर्जी मैं अपने आप से पहले से फ्रीडम था मेरा। तो आउट ऑफ सडन मेरा सुबह याद है, चलो मैं चलता हूँ, ऐसे नहीं होगा। तो मैं चला गया, बैग पैक करके चला गया मेरा मेस पे। उसके बाद मेरा सच में मेरा नया ज़िंदगी स्टार्ट हुआ, उसमें मेरा फोकस हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर में का अच्छा स्कोर आया, थर्ड ईयर में मेरा यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया। उसके बाद कंपटीशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। हाँ, तो पहले तो मतलब ठीक ठाक नहीं प्रिपरेशन हो रहा था, लाइन फट गई, एक बार बैंक में प्रिपरेशन करूँ, सीजन में प्रिपरेशन करूँ, मतलब कन्फ्यूज हो गया था। उसके बाद ठीक है चलो कोई नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, SSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद रेल का नोटिफिकेशन आया 2018 में। एक्चुअली में कंपटीशन मेरा स्टार्ट हुआ 2017 को, मेरा कंपटीशन प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, और 2018 को ही रेल का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया। तो मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं, एक अच्छा ग्रुप डी का एक नौकरी मिल गया। तो कितना पोस्ट था, 62,000 ना, इतना वैकेंसी था, चलो भर लेते फॉर्म। तो मेरा एक मेस का एक भैया बोला देखो NFR में अप्लाई करोगे तो कट ऑफ कम रहेगा, तो वहाँ पर अप्लाई कर दो। फिर मैंने अप्लाई कर दिया NFR में। थैंक गॉड मुझे NFR में जॉब मिल गया। मेरा उस टाइम मेरा रॉ स्कोर था आउट ऑफ 160 था। हाँ, तो नॉर्मलाइज करके मेरा स्कोर हो गया था 82। तो देखिए भैया ने ग्रुप डी में अप्लाई किया था, है ना, 2018 वाली वैकेंसी में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनका रो मार्क्स था कितना, 60, और नॉर्मलाइज मार्क हुआ था 82। अच्छा, मेरा मतलब जो सीट था ना, बहुत हार्ड सीट था। अच्छा, तो आपका कैटेगरी UR से हूँ मैं। हाँ, तो UR से भैया का सिलेक्शन हुआ है, 82 इनका तब मार्क्स था। और कितना गया था कट ऑफ यहाँ का उस टाइम? कट ऑफ गया था 80 के आसपास कुछ गया था। हाँ, है ना, इतने कट ऑफ गया था। तो आपका जब रनिंग कहाँ पर हुआ था? रनिंग मेरा हुआ था अलीपुरद्वार में। तो उसमें 200 का ट्रैक था, तो मेरा 5 चक्कर लगाना था। तो उसमें मेरा टाइमिंग हुआ 3 मिनट 45 सेकेंड। अच्छा, तो मतलब 200 मीटर का 5 राउंड लगाना था, तो उनका रनिंग में क्वालिफाई हो गया। और 60 मार्क्स से जो शिफ्ट टफ था, तो उनका नॉर्मल मार्क्स जो है 82 हो गया, तो UR से इनका सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली मेरा जो प्रैक्टिस से लगा रहा था ना, उसमें मेरा मार्क्स 80 के एबव आ रहा था। तो पता नहीं एग्जाम में मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ। मैंने तो सोचा था सिलेक्शन नहीं होगा, मैं 100% सोच रहा था सिलेक्शन नहीं होगा। बट थैंक यू गॉड को थैंक जाना चाहता हूँ, मेरे घर वाले को थैंक जाना चाहता हूँ, जिसके ब्लिस में आज नौकरी मिल गया था उस दिन। मतलब बहुत ही हालत ख़राब था, उस नौकरी का मेरा बहुत ज़रूरत था, क्योंकि पता लगा, आप लोगों को पता है, बाद में लॉकडाउन लग गया था। तो मेरा पता नहीं कैसे गुजर लेता। और जब मैं हॉस्टल पे था ना, मतलब मेस पे था, तो मेरा जो पढ़ने का स्टडी का खर्चा जो भी है, तो मैं उसमें वहाँ पर ट्यूशन करता था।
हाँ, तो 4-5 ट्यूशन करता था, साइकिल लेके पूरा ट्यूशन करता था, तो उसी से मेरा खर्चा निकल जाता था और घर जो भी बचता था घर में थोड़ा बहुत भेज देता था। हाँ, मतलब बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड किया, बहुत सिंपल लाइफ लीड किया और क्या ही बोलूँ। तो देखिए, एक जो बंदा एक क्रिकेट खेलता था हर समय, मतलब बैडमिंटन वगैरह खेलता था, है ना, बिल्कुल जो कहते हैं ना, मतलब फर्श से अर्श पर पहुंचने में, तो उनको मतलब काफ़ी चीज़ फेस की, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, एक अच्छा डेडिकेशन लिया उन्होंने, फिर बाद में कंटिन्यू मेहनत की, तो आज आप लोगों के सामने है। और भैया मतलब हमारे लोगों के साथ इतने दिन से है, तो एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है ना, एज अ पर्सन भी। तो हम जानते हैं भैया का हार्ट मतलब कितना अच्छे है वो, और मतलब एक दिल से भी जो सपोर्ट करते हैं ना, तो हर समय वही है। और जो भी बात दिल से, जो भी बात बोल रहे हैं तो वो दिल से ही बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक क्या क्या चीज़ फेस की। तो अभी तक तो भैया ग्रुप डी की पोस्ट पर है ना कार्यरत थे, मतलब जो भी हम लोगों का स्टाफ था। तो बताइए अपना, अभी आपने ग्रुप डी की पोस्ट पर वर्क किया, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मतलब स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो ज़्यादातर एनटीपीसी वाले तो नहीं है, ग्रुप डी वाले हैं, लेकिन कुछ लोग एनटीपीसी वाले भी हैं। तो अपना कुछ वर्क एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं पहले ही बोला था, मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 7 नवंबर 2019 एज ए ट्रैक मेंटेनर। तो मैंने 8 महीने के आसपास, मतलब 2020 का अगस्त तक मैंने ट्रैक मेंटेनर पर काम किया एज ए ट्रैक मेंटेनर। तो आप लोगों को पता है ट्रैक मेंटेनर का काम कैसे होता है। तो जो मेरा दोस्त लोग हुआ था ना, तो उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ था, मेरे को भी थोड़ा बहुत हुआ था, नहीं बोलूँगा नहीं हुआ था, लेकिन मैं घर में थोड़ा बहुत काम करता था, 100 डेज वर्क करता था, कुछ भी काम करता था, इसलिए उतना तकलीफ नहीं हुआ था, मैं काम कर लेता था। जैसे भी हार्ड वर्क के काम कर लेता था, उसके बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था। तो उसके बाद थैंक गॉड मैं ढूंढ रहा था कोई एक गेट मिल जाए, उसके वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए और भी स्कोप मिलेगा। तो मैं हमारा जो PWO सर है ना, उसको बोल के रखा था, सर कोई गेट का वैकेंसी होगा तो मुझे बोल देना, मैं गेट में घुस जाऊँगा। पता है तब गेट में 12-12 घंटा ड्यूटी है, बहुत मतलब लॉन्ग ड्यूटी है, बहुत बोरिंग ड्यूटी है, कोई गेट में घुसना नहीं चाहता था। तो फिर भी मैं सर को बोल दिया मुझे गेट में दे देना। फिर मेरा 2070 जो गेट में करता था वो गेट मुझे मिल गया। उसके बाद प्रिपरेशन करने में और भी आसानी हुआ। तो देखिए, भैया भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और बाकी मैंने भी आप लोगों को बताया है। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ कोई बंदा अगर पढ़ लिख के आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है ना। लाइन में अगर आके कोई काम कर रहा है तो वो सब चीज़ सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा डेडिकेशन उस टाइप का हो कि अगर हमें लग जाना है तो कुछ भी है ना, मतलब संभव है। तो भैया को गेट पर ड्यूटी मिल गया, हालांकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ, मेरा गेट पर परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, इधर उधर मुझे भेजते रहते हैं, लेकिन भैया का तो परमानेंट ड्यूटी था। तो आज उसकी बदौलत ये, मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है ना कि हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, टाइम मिलता है क्या? तो देखिए, टाइम तो मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है टाइम तो आपको, है ना। अगर आपको लग जाते हैं उस फील्ड में तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की पोस्ट बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना माइंडसेट उस टाइप का बना लीजिए। आप ये सोचकर मत आइए कि आपको लाइफ टाइम इसी पोस्ट में रहना है, कि यही जिंदगी है, ऐसा सोचकर मत आइए। लेकिन मैं कहूँगा जरूर, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन इतना जरूर है, कुछ ना होने से बेहतर है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। भैया का भी सिलेक्शन हो गया स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। तो भैया एनटीपीसी के बारे में कुछ बताइए इन लोगों को कि आपका कहाँ से आपने अप्लाई किया था, और आपका CBT फर्स्ट में कितना मार्क्स था, और CBT 2 में कितना मार्क्स था, और आपका किस किस लेवल में हुआ है ना, सब कुछ इनके साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है एनटीपीसी 2019 को फॉर्म फिलअप किया था हम लोगों ने। उसके बाद लॉन्ग टाइम हो गया था, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, बीच में कोरोना आ गया था। हाँ, तो मेरा टायर मतलब बहुत परेशानी हुआ था। तो मैं उस टाइम को ना मतलब यूज़ किया राइटली मैं मतलब एवरेज जो भी है मतलब रेगुलर पढ़ता था, 5 घंटा 6 घंटा कोई भी है पढ़ लेता था। हाँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया उस कोरोना के टाइम में। हाँ, तो मेरा CBT 1 हुआ था, मेरा रॉ स्कोर था कितना 79 था, और नॉर्मल स्कोर था 88। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आउट ऑफ 100 ना, आउट ऑफ 100। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CBT 1 में इस बार नया रूल बनाया था कि आपका प्रीलिम्स का जो नॉर्मल स्कोर है उसका हिसाब से आप कितना लेवल क्वालिफाई हो गया, कितना लेवल एग्जाम दे सकते हो। तो मेरा तो सारे लेवल क्वालिफाई हो गया था। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बाद मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर मेंस तो होते होते बहुत देर हो गया था, बहुत लेट हो गया था, बीच में एक आंदोलन भी हुआ उसके लेकर भी एग्जाम भी और भी डिले हो गया था। तो फिर मतलब स्पेशल रखना बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी जैसे जैसे मैं पढ़ लेता था। और फाइनली जो एग्ज़ाम के टाइम बहुत टेंशन में आ गया था। तो लेवल 6 मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिया था वाराणसी में। उसमें मेरा रॉ स्कोर था 87.61 था। और उसके बाद लेवल 5, 4, 3, 2 तो लेवल 6 और 4 तो एक ही जगह हुआ था, है कि नहीं। तो लेवल 4 में हुआ था मेरा 85.33, और लेवल 5 में हुआ था मेरा 90.33। लेवल 3 में हुआ था
87 पॉइंट समथिंग, और लेवल 2 में हुआ था 87 के आसपास, 87 पॉइंट समथिंग बाई 88 के आसपास कुछ हुआ था। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं टेस्ट मास्टर स्किप करके लेवल 5 में कोई एक पोस्ट ले लूँ, लेकिन टेस्ट मास्टर साइको दे दिया, अप्लाई करके साइको दे दिया। साइको में मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था, लेकिन मतलब स्कोर अच्छा नहीं हुआ मेरा। साइको में 30 में से मेरा स्कोर आया था 19 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो मुझे CL रिविजन मिल गया अभी। मेरा टोटल स्कोर 100 में से कितना हुआ, 70.5 के आसपास कुछ हुआ था साइको में। ना 100 में से। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कैसे 100 में से साइको और 72 का लेवल 6 का वो मिला के मेरा स्कोर था 70.5। तो ये टेस्ट मास्टर मिल गया था। और मेरा रैंक हुआ था लेवल 6 में, रैंक हुआ था UR में, मतलब ईस्टर्न रीजन में रैंक हुआ था 110, और लेवल 5 में रैंक हुआ था मेरा 80 के आसपास कुछ रैंक हुआ था, और लेवल 3 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब बाकी रैंक ने चेक नहीं किया। हाँ, बस मुझे साइको देने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुझे लेवल 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि साइको क्वालिफाई नहीं होऊंगा, ख़राब होता साइको। बस हो गया क्लियर। मेरा लेवल 5 के लिए मेरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि लेवल 5 में ठीक ठाक स्कोर था। ऊपर से जो सेकेंड वाला लेवल 5 हुआ था ना, 2 बार लेवल 5 हुआ था, एक 12 से हुआ था, तारीख था जुलाई के आसपास कुछ था, और 15 को हुआ था। जो 15 वाला होता है ना, उसमें बहुत हार्ड शिफ्ट था। हाँ, तो मेरा स्कोर 91 समथिंग था, तो मैं मतलब सोच लिया था कि ये वाला क्लियर हो ही जाएगा शायद। थैंक गॉड, मुझे लगता है हार्ड लेवल ही क्वालिफाई हो जाऊंगा मैं। बाकी तो लेवल 6 और 5 का रिजल्ट निकल गया, और 4, 3, 2 अभी बाकी है। तो आपका NTPC के CBT फर्स्ट में कितना मार्क्स था? CBT फर्स्ट में मेरा था 17 रॉ था, और नॉर्मल स्कोर था 88 पॉइंट समथिंग। अच्छा। और CBT 2 के लिए? CBT 2 के लिए लेवल 6 में था मेरा 87.67, और लेवल 5 में था मेरा 90.33, लेवल 4 में था 86.33, और लेवल 3 में था 87 पॉइंट समथिंग, लेवल 2 में भी वही 87 और 88 के आसपास कुछ था। अच्छा, तो आपने अप्लाई किया था कोलकाता से ना? हाँ, कोलकाता से, मतलब ईस्टर्न जोन से। अच्छा। हाँ। तो किस लेवल में आपको क्वालिफाई हो गया? मेरा तो क्वालिफाई सबसे ही हो गया था। अच्छा। तो लेवल 4 नहीं था कोलकाता में ना? हाँ, लेवल 4 था कोलकाता में, लेवल 4 था। अच्छा। और मतलब सब में हो गया ना? सब में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। तो देखिए आप लोग, हाँ, 2, 3 और 4 का रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा। मेरे हिसाब से शायद क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अच्छा। अभी देखता हूँ। तो देखिए आप लोग समझ ही सकते हैं ना, इतना सारा एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और आज के टाइम में इतना सारा कंपटीशन है, आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ भैया के बारे में, हमने इन्हें पढ़ते हुए देखा है गेट पर भी और रूम पर भी इनके, तो कैसे इन्होंने कंटिन्यू मेहनत की है, दिन रात एक की है, वो इस चीज़ को मैं ज़रूर समझ सकता हूँ। और बाकी जब मैं आया था तो मुझे तो ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो भैया ने थोड़ा इस चीज़ को, हर चीज़ को मुझे समझाया कि कैसे पढ़ना है। थोड़ा इनको हम इंस्पिरेशन के रूप में मानते हैं पूरा, कि NTPC में जो भी, मतलब हालांकि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, जो भी मेरा लेवल 2, लेवल 3 में हो पाया था या टाइपिंग दे पाया मैं, तो वो बात तो अलग ही है ना। बाकी भैया आप लोग साथ पूरा स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, तो भैया बताइए कुछ पर्सन को अपना टाइम टेबल के बारे में, और जो आपका स्ट्रेटेजी रहा है ना, जो चीज़ आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे अपने मॉक टेस्ट लगाए, और कुछ बुक्स के बारे में सजेस्ट कीजिए पर्सन को कि उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, देखिए मैं जो बुक्स पढ़ा था, मैं बुक्स का मैं बोल देता हूँ। NTPC में और ग्रुप में आपको पता है इंग्लिश नहीं था, तो इंग्लिश पढ़ना मेरा छोड़ दिया था। जैसे CGL की प्रिपरेशन कर रहा था, उस CGL में इंग्लिश में मैंने पढ़ा, SP बख्शी पढ़ा, और अग्रवाल पढ़ा, और मेरा एक टीचर था इंग्लिश का, तो वो पढ़ा, और हमारा बंगाल से एक आता है PK दे सरकार, वो भी पढ़ा। तो वो तो इंग्लिश वगैरह छोड़ दिया मैंने, सीरियस बोल रहा हूँ। 2019 के बाद फोकस ओनली इन फॉर NTPC। तो मैंने 3 सेक्शन होता है उसमें, एक तो रीजनिंग होता है, एक मैथ होता है, और एक GK होता है। तो मैंने फर्स्ट बोलता हूँ मैथ के लिए बोलता हूँ। मैथ्स मैंने पढ़ा, फर्स्ट जो आर्यन का जो बुक था ना, फास्ट ट्रैक मैथ, वो मैंने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं फॉलो किया राकेश यादव का जो बुक आता है, क्लास नोट वगैरह, और जो प्रीवियस 10 ईयर्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो फॉलो किया था राकेश यादव का। और क्लास नोट बहुत फॉलो किया मैंने, क्लास नोट बहुत अच्छा लगता था मुझे राकेश यादव सर का। और मैंने प्रैक्टिस सेट तो बहुत दिया, प्रैक्टिस सेट। हाँ, प्रैक्टिस के बारे में बाद में आता हूँ मैं। उसके पहले मैं मैथ्स तो यही बोल दिया, और नीचे आप खुद कॉपी नोट बनाता था मैथ्स का। जैसे कि अभिनय सर का क्लास देखता था, अभिनय मैथ्स का, गौन प्रताप सर का क्लास देखता था, और रेमो सर का क्लास देखता था। उसमें जो मैथ मुझे इंटरेस्टिंग लगता था ना, वो मैथ में नोट डाउन करके रख देता था। वो ऐसे करके मेरा 4 कॉपी हो गया था। तो वो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, जो क्वेश्चन आप
मतलब फील करते हो कि अच्छा क्वेश्चन है, या तो मॉक टेस्ट से अच्छा वाला क्वेश्चन जो है मैं शॉर्टकट जो आ जाएगा, या तो अच्छा क्वेश्चन है वो मैं नोट डाउन करके रख देता था। तो वो क्या होता था, लास्ट मोमेंट पे वो जो 4-5 कॉपी है ना मैथ्स का जो हुआ था ना, तो मैं लास्ट मोमेंट पे बस जल्दी से देख लेता था। तो खुद का नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स का स्ट्रेटजी वो हो गया, और बहुत प्रैक्टिस, हाँ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद रीजनिंग मैंने अलग से कुछ नहीं किया। कुछ यूट्यूब का वीडियो देख लिया, कोई टॉपिक अगर आपका मतलब नहीं हो रहा था तो यूट्यूब का वीडियो देख लिया, बाकी मॉक टेस्ट से रीजनिंग मेरा हो गया। और जीके मैंने बहुत पढ़ा था, सीरियसली जीके मैंने बहुत पढ़ा था। जीके का बुक था, मैंने डिस्क्रिप्टिव जीके जो पढ़ा था वो आर्यन का जो एक बुक था वो पढ़ा था। उसके बाद तरुण गेल बोल के एक बुक था, हाँ इंग्लिश बुक, वो पढ़ा था। उसके बाद राकेश यादव का ऑब्जेक्टिव जो बुक है उससे पढ़ा था, और किरण पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो पढ़ा था। और मेरा स्टडी में जो गौरव गर्ग सर है ना, उसका जो करंट अफेयर्स कोर्स है वो लिया था मैंने, और उसका जो स्टैटिक जीके का कोर्स है वो भी लिया था। हाँ, और सेट वगैरह जब करते थे उसमें जब नया नया क्वेश्चन आता था वो कॉपी में नोट डाउन करता था। और यूट्यूब में क्लास किया था, बहुत सारा सर का क्लास किया था। उसमें नाम विपिन गोयल सर का बहुत क्लास किया था मैंने, विपिन गोयल सर का। ये तो रहा जीके का स्ट्रेटेजी। करंट अफेयर्स मतलब ये बेंगोली में एक आता है सपना बोल के, वो भी पढ़ा था, ऐसी वर्ड्स पढ़ा था। तो करंट अफेयर्स के पीछे बहुत टाइम दिया, जीके के पीछे सच बोल तो बहुत टाइम दिया। हाँ, बहुत जीके पढ़ा मैंने। और रीजनिंग तो बोल ही दिया। अब आता हूँ मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी नौकरी कोई भी जॉब है, मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। हाँ, तो मॉक टेस्ट मैंने लगाया था, टेक्स्ट बुक लगाया था, ऑलिव बोर्ड लगाया था, और क्या है आर्ट 24/7 लगाया था, और ग्रेड अप जो बाद में बायजूस हो गया था वो भी लगाया था। सब कोर्स ले लिया था मैंने मॉक टेस्ट का। हाँ, कम से कम मेरा एनटीपीसी के जानने में कम से कम 1000 का मॉक दिया था, फिल्म से लेकर अनटिल मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट। 1000 हाँ सीरियसली 1000 टेस्ट दे दिया था। टेक्स्ट बुक वगैरह, ग्रेड अप वगैरह, बाकी हॉलीवुड वगैरह कोई मॉक नहीं बचा था। लास्ट में मैंने जब एग्जाम दिया था कोई मॉक सब खत्म हो गया था। उसके बाद जो लाइव टेस्ट आता था वो भी दिया था मैंने। मतलब हर दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट में जरूर लगाता था। मतलब जो सिलेबस खरीदा था टेस्ट वाला वो सारा कंप्लीट हो गया था ना, मतलब बचा ही नहीं था। लाइव टेस्ट भी दे रहे थे, कोई टेस्ट नहीं बचा था। एग्जाम के टाइम ना, जब एग्जाम पीछे हो रहा था ना, तो मैं मॉक ढूंढ रहा था कहाँ से मॉक। अच्छा। हाँ, एक्चुअली ये क्या है ना, मान लीजिए आप एक दिन नहीं पढ़ पाया तो 1 और 2 मॉक दे देंगे ना तो बहुत अच्छा है। और मॉक के सबसे बड़ा खासियत क्या है, आप 1.5 घंटा का मॉक है तो उसको एनालिसिस करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता था। कैसे एनालिसिस करता था मैं, मॉक देने के बाद जो क्वेश्चन मैथ्स का बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मेरा लेंदी क्वेश्चन है, मैं शॉर्टकट बहुत टाइम सोचने के बाद शॉर्टकट निकाल लिया तो वो मैं कॉपी पे लिख देता था। और जो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहे या तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको मैं बार बार देख के मतलब नेक्स्ट बार ऐसा टाइम नहीं लगे इसके लिए प्रैक्टिस करता था। और रीजनिंग भी सेम करता था। जीके में जो अननोन क्वेश्चन था या तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी मैं नोट डाउन करके रखता था। इसीलिए मॉक टेस्ट तो देता ही था, उसके साथ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कोई नेक्स्ट जब एनटीपीसी का वैकेंसी आएगा या तो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा ना, तो कोई बंदा अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद रेगुलर मॉक टेस्ट देगा, 1 और 2 मॉक टेस्ट देगा, उसका सही एनालिसिस करेगा तो उसका नौकरी पक्का है। मान लो बहुत स्कोर आ जाएगा उसका, मतलब 100% नौकरी मिल जाएगा। हाँ, मॉक टेस्ट का वैल्यू मतलब बहुत यूट्यूबर भी बोलता है, बहुत शहर भी बोलता है, और जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी मॉक टेस्ट मतलब सभी देता है। शायद आप भी देते होगे भाई। चलो तो देखिए, बाकी तो भैया ने चैनल के बारे में बता ही दिया है, स्टडी IQ वगैरह अच्छे चैनल है, और जो भैया ने पढ़ा जहाँ से भी है ना। और राकेश यादव सर मैथ तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, उनका तो क्या ही एग्जाम्पल दूँ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो भैया बाकी अपना टाइम टेबल और आपका स्ट्रेटेजी जो था और आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन था आपका है ना, तो उसको शेयर कीजिए। और बाकी हाउ टू सच अ लॉन्ग टाइम वो सब आप शेयर कीजिए। देखिए, एक्चुअली मैं टाइम टेबल बहुत बनाया था, हाँ, मगर सच बोल तो वो फॉलो नहीं कर पाया, कभी भी फॉलो नहीं हुआ। हाँ, तो कभी कभी पढ़ लेता था, जो भी टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था, मतलब पढ़ाई कभी स्किप नहीं करता था, कोशिश करता था जितना टाइम हो सके मैं यूटिलाइज कर लूँ। हाँ, और रह गया जो स्ट्रेटेजी का बात है, जो लास्ट में मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, मान लीजिए 1 महीना बाकी है एग्जाम के लिए। हाँ, तो एक काम कर लेना, को 1 महीने में कौन सा दिन क्या पढ़ना है एकदम पूरा प्लान कर लेना लास्ट 1 महीने के लिए। क्योंकि उस टाइम में ना बहुत मतलब आदमी बहुत सफल हो जाता है, कॉन्फ्यूज होता है कौन सा पहले पढ़ूँ कौन सा बाद में पढ़ूँ, तो वो रूटीन कर लेना है लास्ट 1 महीना। और बाकी मतलब रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते चाहिए। रेगुलर आप हिसाब कर लेना, आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये दोनों सब्जेक्ट रख दूंगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, जैसे मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी आज पढ़ लिया, करंट अफेयर्स वगैरह एक दिन पढ़ लिया और मॉक टेस्ट लगा लिया, बस आज यही काम है। और कुछ अगर मैथ प्रैक्टिस कर लिया, ये आज के लिए ये है, बस दूसरा दिन के लिए
मान लीजिए पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, एक दो मॉक लगा लिया और कुछ जीके पढ़ लिया, कुछ जीके सर का वीडियो देख लिया। ऐसा करके मैं स्टेप बाय स्टेप जाता था। मतलब एक दिन में अचानक बहुत सारा स्टार्ट लेके मैं नहीं करता था। हाँ, छोटा स्टार्ट लेता था, बात उसको कोशिश करता था कि कंप्लीट कर जाऊँ रात रात तक। हाँ, बस यही काम था, लेकिन मेरा टाइम शेड्यूल कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं कोशिश किया फॉलो करने के लिए, बट कभी फॉलो नहीं कर पाया। वो तो स्टार्टिंग 1-2 दिन ही हो पाता ना, बस उसके बाकी बाद तो नहीं होता। अपने आप अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। हाँ, और रह गया मेरा इंस्पिरेशन, तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। मेरा शादी हुआ मार्च 2022 और मेरा शादी फिक्स हुआ फरवरी 2021। जो मेरा वाइफ है वो मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत बहुत हेल्प किया, क्योंकि जो एनटीपीसी का क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, उसमें मुझे पूरा नोट डाउन करके दिया था। जो भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी वगैरह है, लास्ट में मेरा नोट डाउन करने का टाइम नहीं था, वो सब नोट डाउन करता था और मुझे पूछ लेता था कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, इंस्पिरेशन भी मुझे देता था। हाँ, और मान लीजिए कोई नहीं हो रहा है कुछ, हाँ, वो मुझे सजेस्ट करता था कि ये कर लो वो कर लो। ऐसे मुझे मोटिवेट करता था, मुझे तुम्हें करना ही होगा, करना ही होगा। हाँ, तो घर में आ जाओ, घर में आना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, जैसे जैसे करके वो बहुत मोटिवेट करता था ऑलवेज। और मेरा घर में मम्मी तो मोटिवेट करता है, तो मम्मी सपोर्ट करता था। और मेरा पिताजी मतलब 2019 में गुजर गया था। और मेरा एक ग्रैंड मदर था, हाँ, तो वो भी गुजर गया 2019 में, दोनों ही एक ही साल में गुजर गया था। तो ग्रैंड मदर को मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मेरा मतलब बहुत मोटिवेशन था। उसको देख के मैं पढ़ने का और भी मन करता था। और एक मोटिवेशन था कि मुझे एक अच्छा नौकरी मिलना है, हाँ, और यहाँ से घर के पास जाना है। ओके, तो आपका कोई ऐसा कुछ फ्रेंड सर्किल वगैरह कुछ उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, मेरा मतलब दोस्त भी बहुत बहुत मदद किया। सीरियसली ऐसा सर्कल बनाओ जो पढ़ा लिखा है, जो तुमको खींच के ऊपर लेकर आए। हाँ, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो तुमको नीचे गिरा दे। हाँ, ऐसा सर्कल रखना चाहिए जो तुम्हें बहुत मोटिवेट रखे। हाँ, बहुत मतलब मेहनत करने के लिए इन्फ्लुएंस करे। हाँ, तो मेरा दोस्त था, एक था बिटुआन था, वो असम के ही था, वो गेट पे था। हाँ, उसके साथ बातचीत करता था, वो भी मौका देता था, मैं भी देता था, तो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग था। और मेरा और दोस्त मैं जो मेस पे था, उसमें देबू था, अनिमेश था और शुभेंदु था। और सोमकुदा बोल के एक दादा था, वो भी मोटिवेट करता था। बाकी सुंदर, सूरज, विशु था, विशु बहुत हेल्प किया, एक साथ पढ़ता था। बाकी और भी दोस्त थे, अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत हेल्प किया मुझे दोस्त लोग। एक्चुअली दोस्त मतलब ऑलवेज बेस्ट होता है तुम्हें खींचने के लिए, ऊपर खींचने के लिए। हाँ, तुम्हें बूस्टअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो दोस्त सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाँ, वो भी दुआ भी सकता है और उठा भी सकता है। तो दोस्त सिलेक्शन बहुत अच्छा है, ये मैं बोलूँगा तुम लोगों को। ओके, तो अभी तो आपको मतलब आपकी शादी हो गई है ना, आपके पास एक अच्छी जॉब भी मिल गई है आपको स्टेशन मास्टर की, तो अभी बता दीजिए आपका फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए, एक सच बोलूँ तो मैं पढ़ा लिखा स्टॉप कर दिया। मेरा उम्र अभी 28+ है, मैं पढ़ा लिखा स्टॉप कर दिया, कुछ नहीं पढ़ता हूँ अभी मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ता हूँ, जैसे कि कुछ लिटरेचर वगैरह, स्टोरी बुक। मैं बंगाल से आता हूँ, इसीलिए बंगाली बुक, स्टोरी बुक पढ़ता था। इंग्लिश में डेवलप करने के लिए इंग्लिश बुक पढ़ता हूँ अभी। और मेरा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो जो होता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। हाँ, और वैसे सेल्फ डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स कुछ भी खेल लेता हूँ। क्रिकेट तो मुझे बहुत पसंद है, बैडमिंटन भी पसंद है, वो सब खेलता हूँ। बाकी अभी तो फैमिली भी है, उसके साथ टाइम देना चाहता हूँ। हाँ, बाकी जो स्टेशन मास्टर का जॉब मिल गया, पता नहीं कैसे होगा जॉब एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता। तो अभी कोशिश करूँगा अच्छे से ड्यूटी निभाने के लिए। हाँ, और सेल्फ डेवलपमेंट। और मेरा और एक नेक है, वो है कि मैं मतलब हेल्प करना चाहता हूँ बहुत। जो उस जो रिसोर्स नहीं है जिसके पास, तो उसको किताब वगैरह में देने का कोशिश करता हूँ खुद के पैसे से। और जिसके पास खाना नहीं है उसको भी खाना देने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली आप लोगों को भी बोलता हूँ जो इस्टेब्लिश हो गया ना, बाकी कोई दोस्त है, कोई भाई है ना, तो उन लोगों को भी हेल्प करना चाहिए, कुछ किताब वगैरह दे के, कुछ पैसा दे के, ज़रूरत होने से। तो एक ब्लिस मिलता है, सच में एक ब्लिस मिलता है। वो काम अभी देने का तो फ्यूचर में ना बहुत हेल्प होगा। हाँ, और एक जो ब्लिस करने मतलब जो डोनेट करने में, हेल्प करने में जो मज़ा है ना, और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। सीरियसली बस करके देखना, ऐसा सुकून मिलेगा, मतलब अलग ही रियलाइजेशन है। हाँ, तो हम लोगों को तो करना चाहिए, आप लोगों भी कोशिश करना ऐसा कुछ करने के लिए। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए ना। बिल्कुल, जितना आपका मतलब एबिलिटी है उस हिसाब से आपको डेफिनेटली करना चाहिए। हमने मतलब फ्रेंड सर्किल है भैया का, छोटे छोटे बच्चे हैं गेट के पास रहते हैं, उन लोगों को कपड़े भी गिफ्ट किए हैं और बहुत सारा कुछ किया है उन लोगों के लिए, है ना। आज भी वो लोग खुश हैं, उनको बॉल वगैरह, बैट वगैरह बहुत सारे दिलाए हैं।
तो बाकी तो सब कुछ ठीक है ना। तो भैया कुछ मेरे बारे में बताइए, मैं तो अभी आपसे बहुत छोटा हूँ, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ मैं बता उससे पहले एक बोल देता हूँ, किसी को हेल्प करने के बाद उन लोगों का आंखों में, उन लोगों का जो स्माइल है, जो मुस्कान है ना, वो देख के बस अलग ही खुशी मिलता है। हाँ, वो मतलब आपको रिलेशन करना पड़ेगा तो बहुत खुश है। बाकी रह गया मेरा दोस्त भाई सुंदर सिंह, हाँ ये भी बहुत अच्छा दिल के, मतलब बहुत सारे इनके जैसा दिल के सब आदमी दोस्त मैंने खूब बहुत कम ही देखा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और अभी तो फिलहाल पढ़ाई चल रहा है, मैं उसको कुछ सजेशन दे दिया। हाँ, तो उसको बोला कि यहाँ से मतलब अच्छे से पढ़ाई करके, ऐसे पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ाई करके अपना उत्तराखंड में कोई अच्छा वाला जॉब ले लेना, या तो सेंट्रल का जो भी वैकेंसी है वहाँ से जॉब ले लेना। एक्चुअली ये भी बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही मतलब एक्चुअली पढ़ाई कम करता है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा लेके आता है। इस बार भी NTPC क्वालिफाई हो गया था। थोड़ा बहुत और ज़्यादा मतलब एक्सेलेशन करेगा, बूस्ट करेगा प्रिपरेशन में। तो मैं 100% श्योर हूँ, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 1 साल अगर एक बहुत अच्छे से पढ़ लेगा ना, मतलब एक पीक पे चला जाएगा, बहुत शानदार नौकरी मिल सकता है इसको। हाँ, ये बहुत टैलेंट है सीरियसली, और दिल की भी साफ है, आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है ये, सीरियसली मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लड़का है ये। तो थैंक यू भैया इतना टाइम देने के लिए। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रेलवे के एस्पिरेंट है ना, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू तुम्हें मुझे मौका देने के लिए, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम हूँ ऐसा इंटरव्यू शेयर करने के लिए। तो मैं यूट्यूब फैमिली जो देख रहा है आज मेरा वीडियो, सुंदर का वीडियो, तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेहनत बहुत करो, बहुत दिल से मेहनत करो, दिल से एकदम टारगेट करो, मुझे नौकरी मिलना मतलब पाना है ये नौकरी, एकदम हार्ड प्रिपरेशन करो। हाँ, बहुत हार्ड प्रिपरेशन करो, ज़्यादा नहीं, 8 महीने से 10 महीना बहुत हार्ड प्रिपरेशन करो, रेगुलर 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ लो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आराम से नौकरी मिल जाएगा। बस 8 से 10 महीना या 1 साल 8 से 10 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर लो आराम से। जो भी टारगेटेड तुम्हें एग्जाम वगैरह जो भी नौकरी चाहिए ना, तो आराम से मिल जाएगा। बस ये थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। और घर में जिसके साथ तुम्हारा अच्छा प्यार करते हो, मम्मी पापा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गया, उनको दिमाग में लेते हुए, जब तुम्हारा मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा उसको दिमाग में रखते हुए सोच लेना उसको, तब ऐसी मोटिवेशन आ जाएगा। हाँ, उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं होगा। बस अपना गोल सेट कर लेना। हाँ, उसको रेगुलर विजुअलाइजेशन कर लेना, चाहे तो कभी कभी मेडिटेशन भी कर लेना, वो भी हेल्प कर सकता है। हाँ, बस बहुत मेहनत करो, डेडिकेशन डिवोशन एकदम खुल के, बस एक साल काफ़ी है। हाँ, तो देखिए भैया ने सब कुछ शेयर कर दिया है ना। मतलब मैं तो भैया से काफ़ी जूनियर हूँ, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मतलब कुछ भी प्लेटफॉर्म हमारा जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब लग जाने की जरूरत है। अगर हम लग जाए ना, हमारा अगर ड्रीम, हमारा एम क्लियर है, तो सब कुछ, अगर हम लग जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो बाकी तो भैया का बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरी वीडियो समझ ली होगी, और आप खुद भी समझदार हैं इतने, है ना। तो भैया का समय देने के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू भाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।